वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा जिसका टाइटल है लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी। हमने काफ़ी बातें की लैंग्वेज के ऊपर। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया भी कि किस तरह लैंग्वेज बनती है, किस तरह लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन होता है, और बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की। आज हम उसी चैप्टर को और आगे बढ़ेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे और हम लैंग्वेज के बारे में और पढ़ेंगे, किस तरह वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारी सोच चेंज करती है, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करती है, हमें एक नए वर्ल्ड व्यू को देखने के लिए मदद करती है। ये हम आज पढ़ेंगे। तो मैं पैसेज 6 से, जो कि स्टार्ट हो रहा है मैन इज़ ड्रॉन, है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम तक 5 पैसेजेस पढ़ लिए थे, आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। मैन इज़ ड्रॉन टू द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू लैंग्वेज। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको समझिएगा। मैन इज़ ड्रॉन टू द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू ही, लैंग्वेज की मदद से ही जो है इंसान को विश्व के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पता चलता है। उनके बीच में इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे से के बारे में जानते हैं। तो इंसान जो है लैंग्वेज के थ्रू ही जानता है कि भाई सूरज कैसे बना, है ना। लैंग्वेज के थ्रू ही जानता है कि भैया कहीं पे कुछ और है, अमेरिका है, ये है, वो है, पहाड़ है, नदियां हैं, कुछ और है। तो लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओपन्स अप एंड लिंक टू इट। और जो है लैंग्वेज ही जो है इंसान के सामने पूरा एक विश्व को खोल के रख देती है, और आपके इच्छा के अनुसार आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच जाता है। सो इन language plays an important role in that way, that it is a connector. It connects between it's a connector between man and the world. So it introduces it also helps in man to know the world, to know the different aspects of the world. तो ये क्या हो गया, ये लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट रोल हो गया एक और, है ना। क्या करती है, हमें इंट्रोड्यूस करती है विश्व से, है ना। इट इज़ नॉट ओनली द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप, है ना। ये हमें बाहरी चीज़ों के बारे में नहीं बताती है कि भाई बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ और एक्टिविटी हो रही है ना। सो ये बाहर है, जो कि हम अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं बताती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करती है। अ पार्ट ऑफ इट्स सुपर स्ट्रक्चर, जो लैंग्वेज का एक हिस्सा है, ऑल्दो इट हैज़ स्पेसिफिक रोल इन द अचीवमेंट ऑफ इट्स वर्ल्डली गोल्स, इट ऑल्सो डिसाइड्स इट्स इनर नेचर, impulses and sensibility and demonstrates its unique spiritual character. लैंग्वेज का एक जो करेक्टर होता है वो उसको उसके इनर नेचर के बारे में बताता है, इम्पल्सेस, सेंसिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि इंसान को जो है उसके नेचर से के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है, उसके इम्पल्सेस, उसकी जो हैं प्रवृत्तियां हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, उसकी सेंसिबिलिटी, उसकी सोच कैसी है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज बताती है। One language differs from other language. One language differs from another, not only in its sounds, intonation, and the meaning its word convey, but also in the world. एक लैंग्वेज दूसरी जबान से, एक ज़बान दूसरी ज़बान से ना ही केवल बोलने के तरीके में, साउंड्स जो वहाँ से निकलते हैं, इंटोनेशन का मतलब होता है जिस पे आप तवज्जो देते हैं, जिस पे आप जोर देते हैं, नहीं देते हैं, और द मीनिंग इट्स कन्वे, और जो उससे जो मीनिंग निकलता है उस पर। इसके अलावा भी जो है दो भाषाओं में बहुत सारी चीज़ें का फ़र्क होता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वर्ल्ड व्यू। हर एक भाषा का अपना एक सोच होता है, एक दायरा होता है, एक दृष्टिकोण होता है जिससे वो वर्ल्ड को देखते हैं। और हर एक भाषा आपको एक तरह से विश्व को, संसार को, लोगों को देखने का नज़रिया बताती है। तो जितनी हम लैंग्वेज जानते हैं उतना ही हमारे पास लोगों को समझने का, लोगों को जानने का नज़रिया बढ़ता है। तो जितनी हम लैंग्वेज सीखेंगे, जितना हमें लैंग्वेज आती है, उतना हमें विश्व को, संसार को सीखने का नज़रिया बढ़ता है। तो इसीलिए जो इंसान लैंग्वेज ज़्यादा सीखता है उसके पास बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण होता है चीज़ों को परखने का, देखने का।
तो ये आप समझिए, ठीक है। सो लैंग्वेज क्या होती है, हमारे लिए एक विश्व का देखने का आईना होती है ना, ये एक चश्मा होती है ना। मान लीजिए हमारे पास चश्मे है ना, कोई जो है काले रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई नीले रंग का, हरे रंग का है। तो ये जो काले पीले हरे रंग है, ये हमारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं। तो कुछ लैंग्वेज, जब हम पीला चश्मा पहनते हैं तो हमें जो है, जो हमारा संसार है वो पीला दिखता है। सो दैट मीन्स वन लैंग्वेज गिव्स अस अ डिफरेंट व्यू, ठीक है। जब हरा चश्मा पहनेंगे तो हमें हरा हरा दिखेगा। सो अदर लैंग्वेज गिव्स अस अ डिफरेंट व्यू अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पैसेज, ईच लैंग्वेज लुक्स एट द यूनिवर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। हर एक लैंग्वेज जो है यूनिवर्स को, विश्व को अलग तरीके से देखती है, अलग तरीके से सोचती। देखिए हमने अभी सेकंड चैप्टर कड़ा है ना, सेकंड चैप्टर फिनिश किया जिसमें कि हमने बात की आवर यूनिवर्स, जिसमें हमने कहा कि हर एक लैंग्वेज, हर एक रिलीजन में अलग तरह से जो है वर्ल्ड का या यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है ना। तो यही बात यहाँ पे आ जाती है कि एवरी लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूनिवर्स। तो कहीं पे कहते हैं कि 3 भगवान है, कहीं पे एक भगवान है, किसी ने कहा 7 दिन में भगवान ने बनाया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा एडम और ईव बने। तो अलग अलग तरीके हैं सबके, है ना। टेस्ट इट, ट्रांसलेट इट इनटू ओन मीनिंग्स इन अ स्पेसिफिक स्पेशल वे, है ना। तो हर एक भाषा जो है अपने हिसाब से जो है चीज़ों को इंटरप्रेट करती है, सोचती है, उनको जो है आपके सामने पेश करती है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि हर एक भाषा में कुछ शब्द हैं वो नहीं होते, जैसे कि हिंदी भाषा है तो कल्चर का पार्ट है, तो वहाँ पे दहेज प्रथा होती है। लेकिन दूसरे दूसरे जो है कल्चर है जो जिसमें ये भाषा नहीं है, वहाँ पे दहेज प्रथा शायद नहीं होती है। मतलब अगर बाहर की लैंग्वेजेस की बात करें, यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें, तो शायद वहाँ पे दहेज प्रथा नहीं होती होगी। हाँ, तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जिसको कि आप एग्जाम्पल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। The connotations that the Rig Veda conveys through the symbols of Surya, Agni, Dhenu, and the space of the Indian mind, and the images of certain divine forces, and that it conjures up, are distinct in their import from the Greek and Latin symbols. देखिए, जो हम हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में सारे शब्दों का उपयोग करते हैं या फिर सिंबल्स का उपयोग करते हैं, सूर्य का उपयोग करते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं और सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो सूर्य को हम डिवाइन मानते हैं और सारे अग्नि को भी जो है एक डिवाइन रूप दे देते हैं। हाँ, तो ये जो है अलग अलग है हर एक वर्ल्ड के अलग अलग जगह के हिसाब से। तो ग्रीक और लैटिन वर्ल्ड में इनका अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हैं। डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर मिथिकल सोर्सेज। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनके जो मिथ्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में ऋग्वेदास में जो मिथ लिखी गई हैं वो अलग है, यूरोप में इंग्लिश में जो मिथ लिखी गई हैं वो अलग हैं, लैटिन अमेरिका में जो मिथ लिखी, लैटिन और ग्रीक में जो मिथ्स लिखी गई हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वहाँ के कल्चर के हिसाब से लिखी गई हैं, उनकी ज़ुबान में, उनकी लैंग्वेजेस में। Human languages are born in the same world, but each has its own incomparable quality, manifest and well defined. ठीक है, जो इंसान की जो ये भाषाएं हैं, ये जो है एक ही संसार, उसी वर्ल्ड में पैदा हुई है, उसी पृथ्वी के अंदर पैदा हुई है, उसी टाइम के अंदर पैदा हुई है। टाइम मतलब कि 24 घंटे या फिर, है ना, या फिर एक पर्टिकुलर एज की बात कर रहा हूँ मैं। तो हर एक लैंग्वेज जो है हर एक लैंग्वेज जो है अलग अलग एज में पैदा हुई है, बट ईच हैज इट्स ओन इनकम्पेरेबल क्वालिटी। लेकिन हर एक दो भाषाओं को हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, या याद रखिएगा, क्योंकि हर एक भाषा की अपनी क्वालिटी होती है, हर एक भाषा का अपना एक गुण होता है, हर एक भाषा का अपना नज़रिया होता है, हर एक भाषा की अपनी सोच होती है, हर एक भाषा का अपना एक विश्व को देखने का एक नज़रिया होता है। When we translate from one language to another language, it is just not the translation of the words alone, but the transformation of the whole universe with all its packages into the another language. जब हम किसी भी एक किताब को एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, हाँ, तो ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब ट्रांसलेट करते हैं वो केवल शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होता, जबकि कि इसके अलावा वो कल्चर का ट्रांसलेशन है, वो वहाँ के सोच का ट्रांसलेशन है, वो वहाँ के धार्मिक क्या कहते हैं, रिचुअल्स का ट्रांसलेशन है, रिलीजियस रिचुअल्स का ट्रांसलेशन है। वो एक नए वर्ल्ड से आपको रूबरू कराता है, एक नए विश्व से आपको, नई सोच से आपको रूबरू कराता है। जब वो किताब आप नए ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, मान लीजिए हम लैटिन अमेरिकन
कोई किताब जो है हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हम एक नए विश्व से हम अपने आप को रूबरू होते इंट्रोड्यूस होते हैं जब हम उनके कल्चर को, उनकी किताब को हम जो हिंदी में पढ़ते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। हर एक ज़बान की अपने एक इतिहास होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके इंसेप्शन, मतलब जब वो पैदा हुई, वो कैसे बड़ी हुई, कि उसमें क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे हुआ। और हर एक लैंग्वेज एक जोग्राफी में बोली जाती है ना, जोग्राफी मतलब एक एरिया में बोली जाती है। हिंदी जो है भारत के उत्तरी या नॉर्थ हिस्से में ज़्यादा बोली जाती है, जबकि साउथ में जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हर एक जोग्राफी के हिसाब से भी लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, ये आप याद रखिएगा। भारत के अंदर ही 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। वी कैन नॉट सेपरेट सिम्बॉलिक कैरेक्टर फ्रॉम इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। और भाषा जो है आसपास के एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करती है, उसके है ना। तो भाषा जो है एक जोग्राफी में बोली जाती है, पर्टिकुलर जोग्राफी में बोली जाती है, और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बोली जाती है। Symbols like Ganga, Saraswati, Himalaya, ocean, spaces are deeply entrenched in the Indian language and profoundly influences our sensibilities. तो भारत में जो गंगा, जमुना, सरस्वती जो है, ये जो नदियां हैं, इनका बहुत ज़्यादा अहमियत है, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी सोच में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम गंगा को एक माँ की तरह मानते हैं, उसके पानी को बहुत पवित्र समझते हैं। गंगा जमुना हमारे एक तहज़ीब का हिस्सा है जिसमें कि हम मिल कर रहते हैं। हमारे बीच में कितने भी हमारे बीच में चाहे कितनी भी वो हो, डिफरेंसेस हो, लेकिन फिर भी हम मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। तो यह एक चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझाती है, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस जो हम तक पहुंचाती है। इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर नेचुरल हैबिटेट, but because they are the carriers of our legendary memories which at one time linked Indians to their deities, है ना। भाषा केवल हमारा जो ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें नहीं बताती है, लेकिन ये हमारा इतिहास को भी बताती है, हमारे लेजेंड्स के बारे में बताती है। हमारे बड़े बड़े जो शूरवीर हुए हैं, हमारे बड़े बड़े गुरु हुए हैं, हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स हुए हैं, भगवान हुए हैं, उनकी कहानियाँ भी हम तक पहुंचाती हैं। तो भाषा जो है ना केवल हमें इतिहास के बारे में बताती है, लेकिन हमारे भगवान, हमारे विचार, हमारी सोच से हमें इंट्रोड्यूस कराती है। लेंट अ डिवाइन ग्रेस टू देयर मटेरियल एग्जिस्टेंस, और हमारी एग्जिस्टेंस को एक नई सोच प्रदान करती है। द मीनिंग ऑफ अ वर्ड भारत was its essence, a region surrounded by divinity, है ना। तो भारत का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र या ऐसी ज्योग्राफी जो कि डिविनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से, या फिर डिवाइन का मतलब दिव्यता से भरा हुआ, ओतपोत है, भरा हुआ है। तो इसीलिए हम देखिए कि हमारे यहाँ हिमाचल को देवभूमि बोला जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भगवान बसते हैं, ठीक है। और संस्कृत को देव भाषा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है संस्कृत जो है भगवानों की भाषा के रूप में बोली जाती है। अंडरलाइन द एटर्नल एंड सेक्रेट रिलेशन बिटवीन द लैंड एंड द लैंग्वेज, और हमारे यहाँ लैंग्वेज और धरती के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बना हुआ है। हाँ, आप देखिए कि इसमें एक और इश्यूज़ हैं, अगर इस पे थोड़ी बात करें देव भाषा पे, लेकिन आयरनी ये है कि देव भाषा आज के ज़माने में बहुत कम बोली जाती है। ये भी इसका एक सच्चाई है जो कि हमें समझनी होगी। लैंग्वेज विद ऑल इट्स मेटाफर्स एंड इमेजरी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन किंडलिंग द नेशनल अवेकनिंग। देखिए हमारा देश जो है बहुत टाइम तक जो था गुलाम रहा है ना। 16वीं शताब्दी से लेके जो है लगभग आधी 20वीं शताब्दी तक जो है हम जो है किसी के गुलाम रहे हैं। अंग्रेज यहाँ पे आए और उन्होंने जो है धीरे धीरे करके हमारे सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया। दे केम एज अ what we can say industrialist, not industrialist, but as a businessman who wants to do some business, and they open their factories and other things, but later on they end up becoming our rulers। हाँ, तो वो धीरे धीरे आए और हमारे ऊपर काबिज हो गया, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। तो जब उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया तो भारत के भाषा ने ही जो है हमारे अंदर एक नई जोश भरा लोगों में कि गुलामी से आज़ादी चाहिए हमें। भाषा नहीं, हमारे अंदर एक नई क्रांति का बिगुल बजाया, जिससे कि लोग इकट्ठा हुए, एकजुट हुए, और जो है गुलामी से हम स्वतंत्रता की ओर बढ़े। सो
हमने ऐसे ऐसे मेटाफर्स का यूज़ किया है ना, भारत हमारी माता बन गई और उस माता को आज़ाद कराना हमारा एक, हमारे जो था क्रांतिकारी लोगों ने एक प्रण ले लिया, उन्होंने अपनी जान की परवाह किया बिना भी जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कितने प्रण लिए, कितनी जान हम उन्होंने गंवाई, उसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र को जागृत करने में भी भाषा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। Novels of Banking Babu, Sri Aurobindo's philosophy, Gandhi's Hindutva Swaraj, Kumaraswamy's thought on art are ample evidence of this, है ना। हमारे यहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह से लेके जो है राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बंकिम बंकिम बाबू, और इन सब लोगों ने क्या किया, किताबें लिखी और लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, लोगों को के पास, लोगों तक बात पहुंचाई कि किस तरह से हम जो है गुलाम है और हमें किस तरह से इस गुलामी से आज़ादी पानी बहुत ही ज़रूरी है। When a handful of historians call the concept of Indian nationalism a mere construct using the vocabulary of French philosophers, where the very concept of Bharat is labeled an imaginary product of inventive construct of some nationalist historians, then the linguistic and cultural foundations of Indian nationalism are totally overlooked. देखिए कि जो अब दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी जो राष्ट्र के लिए जो हमारा समर्पण था, राष्ट्र के लिए जो हम जागृत हुए, हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जागृत हुए, पश्चिमी सभ्यता में जो भी विचारक थे उन्होंने इसे एक इमेजिनेशन बताया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोग कभी जागृत ही नहीं हुए, भारत में जो था राष्ट्रवाद कभी आया ही नहीं, है ना, भारतीय राष्ट्रवाद को इस तरह समझा ही नहीं गया। और उन्होंने कहा कि ये जो है ऐसे ही उनको दरकिनार कर दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया। और ये विच इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉरगॉटन, है ना, उपनिवेशवाद की एक तरीका है कि वो जो है इस तरह से जो भारतीय राष्ट्रवाद को नकारता रहा है या उसे साइड लाइन करता रहा है। In India, the desire to seek freedom was inspired not only by political factors, but there were also desire to retrieve our cultural identity from the darkness of oblivion. देखिए, जब हमने आज़ादी के लिए प्रण किया तो ये एक राजनीतिक आज़ादी के लिए प्रण नहीं था, ये एक सांस्कृतिक, वैचारिक, धार्मिक और साथ में जो था एक कल्चरल जो है आइडेंटिटी के लिए हमने बहुत ही लड़ाई लड़ी। और जो है इसमें बहुत एक चीज़, केवल ये पॉलिटिकल राजनीतिक आज़ादी के लिए हम नहीं लड़े, हम एक अपनी वैचारिक आज़ादी के लिए भी लड़े, हम एक धार्मिक आज़ादी के लिए भी लड़े, हम जो है अपने कल्चर को संजोने के लिए हम लड़े, अपने कल्चर को पाने के लिए हम लड़े, है ना। तो ये सारे काम हमने किए, है ना। तो हम जो है गुलामी से जो है हम आज़ाद होना चाहते थे, हम अंधकार से रोशनी की तरफ आना चाहते थे। अब देखिए हमने क्या किया, इसी क्रम में बहुत सारे हमने काम किए। जैसे कि हमने क्या किया, कुछ शहरों का नाम बदल दिया। अब जैसे कि पहले जो है अंग्रेज़ों ने नाम बॉम्बे रखा था, लेकिन हमने जो है उसका जो पहले नाम था मुंबई वही रख दिया गया। लेकिन आपको थोड़ी सी मैं इसके बारे में, बॉम्बे के बारे में एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ। बॉम्बे जो, जहाँ तक मुझे पता है, बॉम्बे जो है पुर्तगालियों की एक कॉलोनी होती थी। और जब पोर्टुगीज़ की किसी प्रिंसेस की शादी इंग्लैंड के प्रिंस से हुई तो पोर्टुगीज़ ने बॉम्बे को एज अ गिफ्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को दिया था। ये मैंने कहीं पढ़ा है और आप इसको भी पढ़ सकते हैं किताबों में, ठीक है। तो इसी तरह जो है पहले मद्रास था नाम उसका, फिर हमने चेन्नई किया, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु किया, है ना। तो इस तरह से हमने शहरों के नाम बदले ताकि हम उसको अपना सकें, हम उसको रिक्लेम कर सकें, हम उनको अपने भाषा के हिसाब से हम उनको बुला सकें। From this point of view, it was different from the aggressive, egoistic sentiments that lay behind the modern nation states. वो जो हमारे इच्छाएं थी या डिज़ायर्स थे या सोच थी, वो आज के जो हैं एग्रेसिव जो है स्टेटमेंट से अलग थी, हिंसक और अहम से भरी हुई जो थी सेंटिमेंट से अलग थे, which came into existence only after the various races, nationality and folk language were
annihilated. अब जो हमारे अंदर ऐसा क्यों आ गया है, क्योंकि हमने जो है कुछ रेसेस, कुछ नेशनैलिटीज़ को मार दिया गया है या उनको ख़त्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं. द इंडियन नेशनल अच्छा, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जो नेशंस थे, कॉलोनाइजर्स थे, उपनिवेशक शक्तियां थी, उन्होंने क्या किया कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को जो है अपना रूल एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे रेसेस को, बहुत सारी जातियों को, प्रजातियों को, बहुत सारे देशों को उन्होंने ख़त्म कर दिया. क्यों? क्योंकि वो अपना राज्य एस्टेब्लिश करना चाहते थे. भारत ब्रिटिशर्स ने भारत के अलावा श्रीलंका पे और भी बहुत सारी कॉलोनीज बनाई, और अब पुर्तगालियों ने भी बहुत सारी, बेल्जियम ने भी बहुत सारी अपनी कॉलोनीज बनाई. ठीक है. That the Indian national awareness was free of self-involved rigidity right from its inception was because it had no forcible imposed from the above. है ना. जो भारत का जो राष्ट्रवाद था उसके अंदर कोई भी रिजिडिटी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं था, उसमें वो फ्लेक्सिबल था. क्यों था? क्योंकि वो एक किसी पे इम्पोज नहीं किया गया था. लोग अपने आप आकर इस मूवमेंट से जुड़े थे. बट इट्स रूट्स ले डीप इन द इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन. है ना. क्योंकि लोग आपस में आके अपने से जुड़े थे, और हमारे कल्चर की भी ये एक खास बात है कि हम लोग जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, जो कि किताब के अनुसार. द वेरियस डायलेक्ट्स एंड द लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिस्पाइट इट्स डिस्टिंक्टिवनेस शेयर एन इनहेरेंट यूनिटी. भारत में विभिन्न विभिन्न भाषाएं होने के बावजूद, विभिन्न विभिन्न बोलियां होने के बावजूद भी एकता है ना. भारत का देश जो है एकता में अनेकता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के रूप में उभरता है विश्व की पटल पर. और हम देखते हैं कि विश्व at the world level that India is one of the beautiful country with its diversity and at the same time celebrating its unity. The various and this could never obstruct the growth of national unification. और इससे जो है भाषाओं में जो है इतनी सारी विभिन्नता होने के बावजूद भी इससे हमारे राष्ट्रीय एकता पे कोई भी खतरा नहीं है. Their diversity gave them an openness. They lived in the same house though the windows were different. हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसमें कि हम एक ही घर में रह रहे हैं जिसकी खिड़कियां अलग अलग हैं, और हर इंसान अपनी खिड़की से ही उस देश को उस तरह देखना पसंद करता है. Their casements opened with the full panorama of the relationship of Indian culture. और हर भाषा एक दूसरे से मिलती है. हर भाषा में हम एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं, उसके साथ एंजॉय करते हैं. हमारे हिंदी भाषा में भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू से, पर्शियन से और अरबी भाषा से लिए गए हैं. It is often said that we seek ourselves in our language. Perhaps it happens in some cultures that they tell their stories in the language of dreams. The reality of a national identity of Bharat is perhaps reflected in such dreams language. It is often said that we seek ourselves in our. बहुत बार कहा जाता है कि हम अपने आप को अपनी भाषाओं में देखते हैं. तो भारत में जो लोग होते हैं वो इसीलिए बहुत पेशेंट माने जाते हैं, क्योंकि वो जो है विभिन्नता के कारण जो है हर एक चीज़ को एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं और एक्सेप्ट करना भी सीख जाते हैं. और some cultures that they tell their stories in the language of dreams. और हम जो है अपनी कहानियाँ जो हैं, अब हम अपने कहानियाँ जो हैं भाषाओं के थ्रू, और जो है अपने ड्रीम्स जो हैं, सपने भी जो हैं भाषाओं के थ्रू बोलते हैं. तो हमारे देश जो है एकता में अनेकता का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. भाषाएं जो हैं विभिन्नता होने के कारण भी हम एक रूप हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. तो अब मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि मैं पिछले कुछ, है ना. तो आपको क्या लगता है कौन सा देश, कौन सा स्टेट है जिसको कि हम देवभूमि के नाम से जानते हैं भारत में? तो आप ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिएगा कौन सा स्टेट है. विच स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज अ देवभूमि है. कौन सा स्टेट को, राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है. और दूसरा क्वेश्चन है कौन सी लैंग्वेज को देव भाषा के या गॉड्स लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है. तीसरा क्वेश्चन है कि हमें किसने गुलाम बनाया था 17वीं शताब्दी के मध्य में. ठीक है, या है ना. सो विच कंट्री
made us colonized in the mid 18th और अर्ली 18th सेंचुरी। ठीक है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उन पे बात ज़रूर कर सकते हैं। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं, हाँ, ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।